एपिसोड 101 से 110 तक। डेथ एंड रिबर्थ ऑफ पावरफुल गर्ल। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अमायरा अपने नए विला रहने के लिए चली आती है। अब उसे आगे क्या क्या काम करना है, यह सोचते ही वह दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाती है, क्योंकि आज उसे पिछले दिन लाए गए स्टोन को लेकर कहीं जाना था, जिस वजह से वह जल्दी ही घर से निकलना चाहती थी। इसलिए वह अपने काम में देरी नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वह सुबह उठती है तो पहले वह अपना एक्सरसाइज वगैरह करती है। बाकी के कामों से फ्री होकर जब वह नीचे आती है तो देखती है कि सारे घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने कल ही कुछ सामान ऑर्डर करके मंगाया था, लेकिन उसे सेट करने के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वह मन में सोचने लगती है कि क्या वह इसे सेट करे, लेकिन इसे सेट करने में उसे काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए वह अपना फ़ोन निकालकर किसी को मैसेज करती है। यह और किसी को नहीं बल्कि अपनी सेक्रेटरी को मैसेज कर रही थी, क्योंकि वह अपना समय इन सब में बर्बाद नहीं कर सकती थी। तभी अमायरा का पेट गुड़गुड़ करने लगता है, क्योंकि वह नाइट में देर से आई थी और उसने अपने लिए कुछ खाने को भी नहीं लिया था, और वह आकर सीधा अपने कमरे में चली गई थी। उसने अपने लिए कुछ बनाया भी नहीं था। उसे अभी यह नहीं पता था कि उसके किचन में क्या क्या है, क्योंकि यह सब काम उसने अपनी सेक्रेटरी को बता दिया था कि यहाँ कुछ सामान लाकर रखना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि किचन में क्या होगा। क्या उसे खाना बनाना चाहिए या फिर बाहर जाकर खा लेना चाहिए। उसके मन में यही ख्याल आ रहा था, लेकिन फिर भी वह सोच रही थी कि एक बार किचन में चलकर देखना चाहिए कि आखिर में किचन में क्या क्या रखा है। यही सोचकर अमायरा किचन की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही वह किचन में पैर रखती है तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसका किचन पूरी तरह से सेट हो चुका था। वह आगे बढ़कर फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें भी ताज़ा फल, सब्जियां, मिल्क और फ्रूट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी थी जो उसके यूज में आने वाली थी। यह देखकर अमायरा के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे पता था कि जिसे उसने यह काम दिया है वह इन कामों में पूरी तरह से परफेक्ट है, और वह उसका कितना ख्याल भी रखती है। यह सोचकर अमायरा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वह तुरंत ही आगे बढ़कर फ्रिज से कुछ ब्रेड्स और फ्रूट्स निकालती है और अपने लिए मिल्क निकालती है। वह भगोने उठाकर मिल्क को उसमें रख देती है गर्म होने के लिए, और एक तरफ फ्राई पैन में वह अपने ब्रेड को बटर लगाकर हल्का सा सेकने लगती है, क्योंकि उसे ऐसे ही खाना पसंद था। थोड़ी ही देर में उसका दूध भी गर्म हो जाता है। इस समय अमायरा को हैवी भोजन नहीं करना था, इसलिए वह बस अपने लिए एक हल्का सा नाश्ता तैयार कर रही थी। वैसे भी वह खाने पीने में अधिक चूजी नहीं थी, इसलिए वह नॉर्मल खाना ही तैयार कर रही थी, जिससे उसे ज़्यादा टाइम भी लगने वाला नहीं था और उससे उसका काम भी हो जाता। वहीं वह जल्दी से गर्म दूध को एक मग में निकालती है और फिर अपने ब्रेड और कुछ फ्रूट्स को लेकर वह बाहर आ जाती है। वह ब्रेड में बटर लगाकर और कुछ सॉस लगाकर
उसे खाना शुरू कर देती है, लेकिन खाते वक्त भी उसके दिमाग में यही चल रहा था, क्या उसे उस जेलर के पास जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अमायरा को पिछले जन्म में अच्छे से याद था कि इस व्यक्ति ने उसकी काफ़ी मदद की थी। इसकी एक अच्छी बड़ी कंपनी थी और इसके अपने ही भाइयों ने इसके साथ साजिश करके इसे फंसा दिया था। इस ज्वेलर का नाम मिस्टर मानिक चंद था। यह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। पिछले जन्म में जब अमायरा अपने काम की शुरुआत कर रही थी तभी उसकी मुलाकात इनसे हुई थी। शुरू में तो अमायरा को लगा था कि वह कहीं इस व्यक्ति से धोखा न खा जाए। उस वक्त इस व्यक्ति की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी उम्र 32 साल रही होगी और अभी अमायरा को नहीं पता था कि अभी उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे इसकी एक बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। यह अपनी कंपनी चलाया करता था, लेकिन इसके सौतेले भाइयों ने मिलकर इसके साथ जालसाजी की और उन लोगों ने इसे फ्रॉड के केस में फंसा दिया। कंपनी की मीटिंग बैठने पर सारे पार्टनर ने इसके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसने उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अगर वह इस नुकसान की भरपाई 2 साल में नहीं कर पाया तो इसे इस कंपनी से रिजाइन लेना पड़ेगा और इसे इस पद से हटना पड़ेगा, जो कि कंपनी के सीईओ की पोस्ट थी। लेकिन वह बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आगे के 2 सालों में भी वह ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। उसे एक टास्क मिला था जिसमें उसे 200 ऐसे डिजाइनों का निर्माण कराना था जो कि अभी तक किसी कंपनी द्वारा लॉन्च न किया गया हो। यह टास्क बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन इतना कम भी नहीं था। वह ऐसे डिजाइन्स कैसे तैयार कर पाएगा, लेकिन वही उसने अपने वर्करों पर प्रेशर देना शुरू किया, जिस वजह से वर्कर परेशान होकर अपने मन मुताबिक डिजाइन बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी डिजाइन से इंस्पायर थे, जिस वजह से उन लोगों ने कुछ वैसी ही तरीके की डिजाइन बनाई। नया कुछ क्रिएट न होने की वजह से जब लास्ट में उसने अपनी डिजाइन पेश की तो उसकी बहुत सी डिजाइन दूसरे की डिजाइनों से मैच खाती थी, जिस वजह से उन लोगों ने उस पर यह एलिगेंट लगाया कि यह पूरी तरह से बिजनेस करने के लायक नहीं है। और फिर लास्ट में उसे हार माननी पड़ी और अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी। उस वक्त वह बहुत ही जोर शोर से डिजाइनर लुइस को खोज रहा था। अगर लुइस उस वक्त उसे मिल गई होती तो शायद वह अपनी कंपनी और खुद को बचा लेता। अंत में धीरे धीरे कर वह कंगाल होता गया और लास्ट में उसने अपनी एक छोटी सी शॉप खोली, जिस शॉप में वह बहुत ही मेहनत से काम करता, लेकिन फिर भी उसके भाइयों को उसका यह शांति भी नहीं देखा गया और उन लोगों ने फिर से उसके खिलाफ साजिश किया और उसके अंत में उसकी शॉप भी बंद करवा दी, जिस वजह से वह पूरी तरह से सड़क पर आ गया था। अपने भाइयों के परेशान करने की वजह से वह इतना ज़्यादा तंग आ चुका था कि एक बार उसने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर बाद में वह कहाँ चला गया, अमायरा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लुइस उस वक्त की एक बहुत ही फेमस डिजाइनर थी, पर वह पर्दे के पीछे थी, कभी किसी ने उसे नहीं देखा था। इस वजह से उसे भी खोजने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन लास्ट तक वह उसे खोज नहीं पाया था। वह बस इतना चाहता था कि लुइस की चाहे जो कंडीशन हो पर वह उसके साथ काम करे। अगर लुइस उस वक्त उसके साथ काम करती तो शायद आज वह व्यक्ति इस बुरे कंडीशन में न पहुंचता और उसकी सिचुएशन कुछ और ही होती।
लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह लुइस कौन है। लेकिन अमायरा अच्छे से जानती थी कि लुइस उसी का नाम था। उसने अपने स्कूल के दौरान ही अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी जिसे लुइस नाम से उसने पोस्ट किया था, और लोग उसके बनाए गए ज्वेलरी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। धीरे धीरे वह फेमस हो गई, लेकिन वह लास्ट तक किसी के सामने नहीं आई। आज अमायरा उसी मानिक चंद के पास जाने वाली थी, क्योंकि उसे पता था इस वक्त वह सिर्फ उसी एक इंसान पर विश्वास कर सकती है, और वह इंसान भरोसे के लायक है। आगे चलकर उसे भी अमायरा की जरूरत पड़ने वाली थी। इस वजह से अमायरा ने उसे चुनना ठीक समझा। वह इस वक्त अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुकी थी। वह जल्दी ही अपना बैग लेकर घर से निकल जाती है। पहले तो वह सोचती है कि वह किसी की नज़रों में ना आए, इसलिए कैब बुक करके जाए, लेकिन फिर वह टाइम देखती है तो काफ़ी देर हो रहा था, इसलिए वह अपनी गाड़ी से जाना ही ठीक समझती है। वह तुरंत ही अपनी गाड़ी निकालती है और वहां से निकल जाती है। उस वक्त उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बहुत सारे गार्ड लगा रखे थे, लेकिन वह किसी के नज़रों में नहीं थे। उसने हिडन रूप से अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम किया था, जिससे कभी कोई उसका पीछा करे तो भी उसे पता न चले। वहीं अमायरा इस वक्त मानिक चंद के पास जाने के लिए निकल चुकी थी। वह अभी जा ही रही थी कि रास्ते में कुछ सुनसान इलाका आया। वह अपनी गाड़ी उधर से लेके आगे बढ़ रही थी, तभी वह देखती है कि कुछ लोग एक औरत को पकड़कर बहुत बुरी तरह से घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। वह औरत उनसे बचने के लिए काफी ज्यादा छटपटा रही थी। वह आवाज कर रही थी, लेकिन जितनी बार भी वह आवाज करती वह लोग उसके गालों पर जोर से थप्पड़ मारते। वह महिला उन लोगों से भागने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी, पर वह लोग 4 से 5 हट्टे कट्टे आदमी थे जो उस कमजोर महिला के ऊपर हावी थे। वह उसे बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वह महिला के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे थे। अमायरा को उस महिला को देखकर तरस आने लगता है, लेकिन वह ऐसे किसी के झमेले में नहीं पड़ सकती थी, इसलिए वह वहां रुकना नहीं चाहती थी। फिर भी अमायरा का दिल नहीं मान रहा था। वह अपनी गाड़ी को अब स्लो कर देती है और धीरे धीरे कर वह आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार उसी ओर जा रहा था। तभी अचानक से एक व्यक्ति ने पीछे से उस महिला के बालों को पकड़ के जोर से खींचा, जिससे उस महिला की दर्द भरी चीख वहां पर गूंज गई और उसका सर ऊपर हो गया। अमायरा ने बस उसकी एक झलक देखी, तब तक उसकी गाड़ी वहां से आगे बढ़ चुकी थी। वहीं उन लोगों को बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति का डर नहीं था। वह बेखौफ होकर उस महिला के ऊपर जुल्म कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई पावरफुल व्यक्ति हो। वहीं अमायरा जैसे ही अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह उस महिला की एक झलक देखती है तो अचानक उसकी नजरों के सामने एक सीन घूम जाता है। यह महिला और कोई नहीं बल्कि अमायरा की माँ की फ्रेंड थी, जिसके बारे में उसे अपने पिछले जन्म में अपनी मौत के वक्त पता चला था। वह उस चेहरे को नहीं भूल सकती है। वह वही औरत थी जिसने अमायरा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अमायरा जब अपने दुश्मनों के चंगुल में थी, उस वक्त इस औरत ने उसे खोज लिया था। जब इस महिला को पता चला था कि यह उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड की बेटी है जो इस समय मुसीबत में है और बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो उसने इसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। फिलहाल वह भी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में थी। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वह बिना अपनी ज़िंदगी की परवाह किए अमायरा को बचाने की
अंत तक कोशिश करती रही और इसी बचाव में उसकी जान चली गई थी। यह सोचकर अमायरा एकाएक ब्रेक पर पैर रखती है। वह बिल्कुल नहीं जा सकती थी यहाँ से, वह उस महिला को छोड़कर नहीं जा सकती थी जो कि पिछले जन्म में उसकी खातिर मारी गई थी। वह कैसे भूल सकती है उनके एहसानों को। वह उसकी माँ की एक अच्छी फ्रेंड थी। यही वजह था कि उस महिला ने पिछले जन्म में बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। और आज जब अमायरा की बारी है तो वह ऐसे भाग नहीं सकती है। वह तुरंत ही अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर पर डालती है और फिर वह उन लोगों तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह इंसान देखते हैं कि यह गाड़ी उल्टा उनकी तरफ आ रही है तो वह भी चौकन्ने हो जाते हैं। तभी अमायरा गाड़ी से बाहर निकलती है और अब वह उस महिला को पास से देख सकती थी। उस महिला को पास से देख सकती थी। उस महिला के होठों के दोनों किनारे कटे हुए थे। उसके गालों पर थप्पड़ों के निशान बने हुए थे जिससे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस महिला के गालों पर कई थप्पड़ मारे गए होंगे। उस महिला के गाल सूज चुके थे। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसके बाल और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसके हाथों में भी कई जगह खरोच के निशान बने थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई हो। यह सब देखकर अमायरा की आंखें डार्क होने लगती है। इस समय उसकी आंखों में खून उतर आया था। आखिर में वह कौन व्यक्ति था जो उस महिला का दुश्मन था और उसे इतनी बुरी तरह से टार्चर कर रहा था। अमायरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनकी ऐसी हालत देखकर। आखिर में वह उसके माँ की दोस्त थी और उसकी सेवियर भी थी। भले ही वह पिछले जन्म में ही क्यों न हो, लेकिन उसने उसके लिए वो काम किया था जो कोई अपना भी करने से हिचकिचा जाए। वह पराई होकर भी उसके लिए अपने जान तक की बाजी लगा दी थी और अमायरा इस जन्म में उन्हें अब इस तरह हर्ट नहीं होने देगी। यही सब सोचकर अमायरा गुस्से से दहाड़ते हुए बोलती है, छोड़ दो उन्हें। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि वहां खड़े लोग एक पल के लिए कांप जाते हैं, लेकिन फिर वह सोचते हैं कि उनके सामने खड़ी छोटी सी लड़की भला उनका क्या बिगाड़ लेगी। वह लोग भी अमायरा से गुस्से में चीख बोलते हैं कि ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, शांति से यहाँ से जा रही हो तो चली जाओ, हमारे लफड़े में बिल्कुल मत पड़ो, वरना देखने में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और वैसे भी अगर एक बार हमारे हाथ लग जाओ तो सोचो हम तुम्हारा क्या काम करेंगे। वहीं उसके साइड में खड़ा दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे यार, इसे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो, देखो ना कितनी चिकनी चुपड़ी सी है, इसके साथ मजा करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्यों ना हम इसे भी अपने साथ ले चले। पहले हम इसके साथ खूब इंजॉय करेंगे, फिर इसे हम महंगे दामों में बेच देंगे। उसकी बातों को सुनकर अमायरा का खून खौल उठता है। उसकी मुट्ठियां बंध जाती हैं और आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। उन्हें नहीं पता है कि उसके सामने कौन डेविल खड़ी है, लेकिन वह लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। हाँ, शायद अभी वह अनजान है, लेकिन कुछ देर बाद उनका सारा भ्रम टूटने वाला है। वह लोग गुस्से में अमायरा को देख रहे थे। वहीं अमायरा की आंखें अब और भी ज्यादा सर्द हो चुकी थी। एक पल के लिए तो वह लोग देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इतनी छोटी लड़की का इतना डरावना रूप, लेकिन फिर भी अमायरा इतनी ज्यादा खूबसूरत और मासूम लगती थी कि उन लोगों को अमायरा से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह लोग हंसते हुए बोलते हैं कि ये लड़की, अब यह अपना चेहरा बना चुकी हो तो जा, हम तुझे एक मौका दे रहे हैं, चली जा, हमारे लफड़े में ना पड़, वरना तुझे ऐसी मौत देंगे कि जिंदगी भर तुझे खुद पे पछतावा होगा कि तू क्यों यहाँ हमारे लफड़े में पड़ने के लिए आई थी। वहीं उनकी बातों को सुनकर अमायरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छे से जानती थी कि यह मिट्टी में
उठने वाले उन फफूंदों की तरह है जो बारिश की पहली बूंद के साथ उछलते हुए ऊपर उठते हैं और फिर उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए दबकर रह जाते हैं। वह उनकी तरफ गुस्से से देखती है और फिर अपनी सर्द आवाज में बोलती है कि देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, मेरा टाइम खराब न करो। तुम इन आंटी जी को छोड़ दो, उन्हें इस तरह परेशान न करो। बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जिन हाथों से तुमने इन्हें टच किया है वह हाथ तुम्हारे शरीर में नहीं रहेंगे। जिन जबान से तुम गंदी बातें बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह से वह जबान में अलग कर दूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वह लोग ठहाका मारकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये छोटी लड़की, तू यहाँ अकेली खड़ी है और हम 4 लोग हैं और तू ऐसे सोच सकती है कि तू हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन तू बहुत ही ज्यादा घमंडी है। रुक, हम तेरा घमंड अभी दूर करते हैं। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे यार, इस तरह टाइम खोटी ना करो, जल्दी करो, क्योंकि हम लोगों को बॉस ने जल्दी ही इस औरत को पकड़कर लाने के लिए कहा है। कहीं बॉस के गुस्से का शिकार हम लोग भी ना हो जाए और इस औरत की सजा हमें भी ना झेलनी पड़ जाए, इसलिए जल्दी चलो। और रही इस लड़की की बात, तो मैं इसे अभी हैंडल करता हूँ। साली, एक ही थप्पड़ में दिमाग इसका ठिकाना लग जाएगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ता है और जैसे ही वह अपने हाथों को उठाकर अमायरा को थप्पड़ मारने वाला था, दूसरे ही पल अमायरा झट से रिएक्ट करती है और वह उसके उठे हुए हाथों को तुरंत ही पकड़ लेती है और फिर उसे इतनी जोर से मरोड़ती है कि तुरंत ही उसके हड्डी टूटने की आवाज चारों तरफ फैलती है। उसी के साथ एक जोरदार चीख वहां के वातावरण में गूंज जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए तो वहां खड़े उसके साथी डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी लड़की ने कितनी ताकत के साथ उसका हाथ तोड़ दिया। वह व्यक्ति जिसका अमायरा ने हाथ तोड़ा था, वह दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसे इस वक्त अपने शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था मानो अमायरा ने उसका हाथ ही नहीं बल्कि उसके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ डाली है। अमायरा ने इसे इस तरीके से किया था कि उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं चला कब इतनी जल्दी अमायरा ने रिएक्ट किया। वह अपनी आंखों से देख भी नहीं पाया। वहीं वहां खड़े लोगों को भी समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी क्या हुआ। लेकिन अपने दोस्त को इस तरह दर्द से छटपटाता देखकर बाकी के 2 लोग उस महिला को उस एक आदमी के भरोसे छोड़कर अब अमायरा की ओर बढ़ जाते हैं और उसे गंदी नजर से देखते हुए कहते हैं, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना, लगता है जवानी का उफाल फाट रहा है। रुक, तुझे अभी हम सबक सिखाते हैं। जब अपने नीचे रौंदेंगे तो तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। कमीनी कहीं की, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे दोस्त का हाथ तोड़ने की। तेरे जिस्म से न हमने नोच नोच के एक एक अंग अलग कर दिया तो हमारा नाम बदल लेना। इतना कहकर वह दोनों अमायरा की ओर झपट पड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह अमायरा को छू भी पाते, अमायरा तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है और वह अपने एक पैर को उठाकर उस व्यक्ति को बहुत जोर से किक मारती है, जिससे वह व्यक्ति सीधा 5 फुट दूर जाकर उड़ते हुए गिरता है। वहीं वह अपने दूसरे हाथ को घुमाते हुए उस आदमी का सर पकड़कर इतनी जोर से पटकती है कि वह जमीन पर जाकर सीधा टकराता है और उसका सर फट जाता है। इस वजह से एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकलता है। उन लोगों को नहीं पता था कि यह देखने में छुई मुई सी लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। वहीं वह चौथा व्यक्ति जिसने उस महिला को पकड़ रखा था, उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। अपने सामने का नजारा देखकर एक पल के लिए उसके पूरे शरीर में डर की लहर उड़ जाती है और वह तुरंत ही उस महिला को छोड़ देता है।
लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर वहां से जा नहीं सकता था, इसलिए वह भी गुस्से में आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वह 2 कदम भी और आगे बढ़ाता, अमायरा तेजी से उसकी ओर बढ़ती है और उसे एक किक में ही इतनी दूर फेंक देती है कि वह सीधा जाकर दूसरी तरफ एक पेड़ से टकराता है और उसका सर वहीं फट जाता है। यह सारा नज़ारा वहां खड़ी वह महिला अपनी आंखें फाड़े देख रही थी, पर उसके होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। हाँ, क्यों नहीं। अगर आज वह भी इस लड़की की तरह इतनी मजबूत होती तो शायद आज उसे इतने जुल्म नहीं सहने पड़ते, तो शायद आज उसकी यह दशा नहीं होती। वह खुद को ही कोस रही थी कि वह क्यों इतनी कमजोर हुई, वह क्यों अपना सब कुछ उस नीच और घटिया इंसान के लिए छोड़ आई, जिसने उसे आज जिंदगी भर का इतना दर्द दे दिया कि उसका जीना भी मुश्किल हो गया है। उसके दर्द की कोई इंतहा नहीं थी। वहीं वह व्यक्ति जो दूर गिरा था, वह उठकर फिर से अमायरा पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार उसने अपने पॉकेट से अपना खंजर निकाल लिया था। उसने सोचा था कि वह खंजर से अमायरा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जो उन लोगों पर इस तरह से अटैक करे। यह छोटी सी घटिया लड़की ने आज उन लोगों को ऐसे मारा था जिससे उसका मेन ईगो हर्ट हो गया था, और वह अपनी पूरी ताकत के साथ अमायरा की ओर झपटता है। वहीं उस महिला की आंखें यह नज़ारा देखकर खौफ से फैल जाती है। उसे एक पल के लिए डर लगने लगा कि कहीं यह आदमी अमायरा को मार न दे, या सोचते हुए कि वह उसे मार देगा तो क्या होगा, वो नन्ही सी बच्ची है, अभी उसके खेलने खाने के दिन है। यह सोचते हुए वह महिला तेजी से आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह खंजर अमायरा को लगे, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन वह आदमी अमायरा की ओर बढ़ पाता इससे पहले ही अमायरा की नज़र उस पर जाती है और वह तेजी से रिएक्ट करती है, और काफ़ी फुर्ती के साथ वह अपने लेफ्ट पैर पर पूरी ताकत लगाकर जोर से एक राउंड में घूमते हुए अपने दूसरे पैर को उठाकर उसकी गर्दन पर किक मारती है। इसके साथ ही वह एक ही पल में जमीन पर धराशायी हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे उसकी मौत हो गई हो। उसे तो तड़पने का भी टाइम नहीं मिला। अमायरा जैसा कि एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे अच्छे से पता था कहाँ और किस पॉइंट पर प्रेशर देने से इंसान की क्या हालत होती है। इसलिए उसने ऐसे पॉइंट को चुना था जिससे कि तुरंत ही उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, और फिर शायद ही वह जिंदगी में दोबारा उस पॉइंट पर ट्रिगर किए अपने हाथ पैर पर उठ सकता था। यानी अब उसकी पूरी जिंदगी मौत के समान हो चुकी थी। वहीं वह महिला जब यह नज़ारा देखती है तो उसके दिल को सुकून मिलता है और फिर से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सच में उसके सामने खड़ी लड़की अमेजिंग थी। उसने नहीं सोचा था कि वह ऐसी सिचुएशन को इतने आराम से संभाल लेगी, लेकिन उसे अब तक अंदाजा लग गया था कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तभी अमायरा उनकी ओर आगे बढ़ती है और अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालकर उनके होठों पे लगे खून को पोंछने लगती है। यह देखकर उस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक अनजान शख्स होकर भी वह उसकी परवाह कर रही थी। उसे उसके चोटों की परवाह थी और एक उसका अपना परिवार था। जिन लोगों ने उसे मौत के दलदल में फेंक दिया। यह सब सोचते हुए उस महिला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तभी अमायरा अनजान बनते हुए बोलती है, आंटी आप क्यों रो रही हैं, और आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही थी, यह लोग आपको क्यों पकड़ रहे थे। फिलहाल अमायरा इतना बोलती तो नहीं थी, लेकिन अपने सामने रो रही उस महिला का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए उसने उससे इतने ढेर सारे सवाल एक साथ ही पूछ लिए। वहीं वह महिला उसके सवालों को सुनकर थोड़ा सा पका जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह अमायरा से क्या कहे।
वह अपने मन में सोचने लगती है। लेकिन अमायरा जब देखती है कि वह महिला बोल नहीं रही है तो उसे अंदाजा लग जाता है कि शायद वह अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन अमायरा को अच्छे से पता था कि उस महिला के साथ क्या हो रहा था, क्योंकि पिछले जन्म में अमायरा जब इस महिला के साथ भागकर कुछ दिन उसके साथ रही थी तो उसे उनके बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन लास्ट टाइम में वह लोग फिर से पकड़े गए थे, जिस वजह से अमायरा तो हमेशा हमेशा के लिए उसके चंगुल में फंस गई थी और उसके दुश्मनों ने इस प्यारी महिला को मार डाला था। यह महिला और कोई नहीं, अमायरा की माँ की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी जिनका नाम दामिनी था। दामिनी अपने वक्त की बहुत ही प्यारी लड़की थी। इनकी माँ और यह एक ही साथ स्कूल और कॉलेज पूरा किए थे, जिस वजह से उनके बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। यह समझ लो कि वह दोनों एक दूसरे की दोस्त कम बहनें ज़्यादा थीं। वह एक दूसरे पर अपना जान न्यौछावर करती थी। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि कॉलेज के बाद सभी की लाइफ में कोई आया और वह लोग जब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हुए तो फिर कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ हुआ। आज उनके सभी दोस्त पूरी तरह से बर्बाद थे, कोई भी नहीं था। लेकिन इन सब में सबसे बुरी बात यह थी कि इन सब में सबसे खराब हालत अमायरा के माँ की थी, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ गया था। अमायरा को नहीं पता था कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी, लेकिन अपने मौत के लास्ट टाइम में उसके दुश्मनों ने उसे बताया था कि उसकी माँ को उन्हीं लोगों ने मारा था। लेकिन क्यों मारा था, कब मारा था और किसके लिए मारा था, यह सब बातें अमायरा को नहीं पता थी, जिसे उसे यह सब बातें पता लगाना था। इस जन्म में वह यह सब चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी और उसकी माँ को मारने के पीछे और किसी का हाथ नहीं, बल्कि मोहिनी और उसकी बेटी का हाथ है। मोहिनी के साथ साथ उसकी बेटी ने अपनी मासूमियत से उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की थी। हालांकि अमायरा की अब जो माँ है वो उसकी अपनी माँ नहीं है, लेकिन उसने कभी इस बात का एहसास भी अमायरा को नहीं होने दिया था। उन्हें तो यही लगता था कि वह उसकी सगी माँ है। कुछ वक्त पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उन्हें उनकी अपनी बेटी के रूप में अमायरा मिली थी और वह उनकी सगी माँ ही थी। लेकिन अमायरा पूरी जिंदगी उन्हें अपनी सगी माँ ही समझती रह गई थी और लास्ट में उन्हें तब जाकर पता चला कि उसकी माँ तो कोई और ही थी। जिस माँ के प्यार के लिए उसने पिछले जन्म में कितना ज़्यादा एफर्ट डाले थे, कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, जिस माता और पिता के प्यार के लिए वो तड़पती रही थी, उसे तो यही नहीं पता था कि वह उसके अपने हैं कि नहीं हैं। पर इस बार अमायरा सब कुछ जानती थी और वह इस बार सब कुछ खत्म कर देगी। वह अपने आप को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। वहीं इन सब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था सिवाय मोहिनी और उसके उस सीक्रेट आशिक के, जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, न किसी को पता है। वह सिर्फ अमायरा ही जानती थी, वो भी अपने पिछले जन्म की वजह से, वरना उसे भी इस बारे में कभी कुछ पता नहीं चल पाता। अमायरा तुरंत उस महिला को शांत कराती है और बोलती है, आंटी आप इस तरह क्यों रो रही हैं और आपको कहाँ जाना है, बताइए मैं आपको छोड़ दूँ।
अमायरा की बातों को सुनकर उस महिला को समझ नहीं आता कि वह क्या करे, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है। उसे भी तो नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वह तो सिर्फ उनके चंगुल से बचकर भागी थी, और अगर अब वह जल्दी यहाँ से नहीं गई या छुपने के लिए जगह नहीं बनाया तो दोबारा वह उनके चंगुल में फंस जाएगी, और इस बार शायद वह अपनी जान देकर भी खुद को न बचा पाए। उसकी हालत तो बहुत ही बुरी थी। अमायरा को सब कुछ पता था, इसलिए अमायरा नहीं चाहती थी कि उसकी आंटी अब कहीं और दरबदर भटके और फिर से उनके चंगुल में फंस जाए। इसलिए वह उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, आंटी फिक्र ना करिए, आपके पास अगर कोई जगह नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं आपको कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह महिला तुरंत ही अमायरा की आंखों में देखती है और उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं बेटा, यह तुम क्या कर रही हो? तुमने तो मेरी ज़िंदगी बचाई है, भला मैं कैसे सोच सकती हूँ कि तुम मुझे किसी तरह का नुकसान पहुँचाओगी। मैं तो बस यह सोच रही थी कि मैं तुम पर बोझ कैसे बन सकती हूँ। वहीं अमायरा हंसते हुए बोलती है, अरे आंटी, आप यह क्या बोल रही हैं? आप भला मुझ पर बोझ कैसे बनेंगी? आप ही तो मेरी माँ की तरह हैं, और भला कोई माँ अपने बच्चों पर बोझ बनता है। उसकी ऐसी प्यारी बातों को सुनकर एक पल के लिए दामिनी जी के आंखों के सामने से कुछ होकर गुजर जाता है। वह अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती हैं। उनके दिल में इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर अब वह और अमायरा के सामने रोना नहीं चाहती थी। उनका दिल तो इस वक्त कर रहा था कि वह फूट फूट कर अमायरा के गले लगकर रोए। आज पहली बार इतने दिनों बाद कोई उसे ऐसा मिला था जिसने उससे अपनेपन से बात किया था, वरना पिछले कई सालों से उसकी ज़िंदगी तो नर्क बनी हुई थी। उसके अपने भी उसके ही दुश्मन थे। वहीं अमायरा उनके हर एक जज्बात को समझ रही थी। उनकी आंखों में चढ़ते उतरते भाव को देखकर अमायरा समझ गई थी कि वह क्या चाहती हैं, पर अमायरा ऐसे एकाएक उनके सामने नहीं आ सकती थी। इसलिए वह बोलती है कि आंटी चलिए, आप मेरे साथ चलिए, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, और अगर आप यहाँ ज़्यादा देर रहेंगी तो हो सकता है कि और भी लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं। वहीं उसकी बातों को सुनकर एक बार फिर से दामिनी जी के दिल में डर कर जाता है। नहीं नहीं, वह फिर से उनके हाथों नहीं लगना चाहती है। वह फिर से वही बुरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती है जहाँ उसे पल पल मौत का एहसास होता हो। वह इस वक्त इतना ज़्यादा डर गई थी कि अनजाने में ही उन्होंने ज़ोर से अमायरा का हाथ पकड़ लिया था। अमायरा भी उनके डर को महसूस कर सकती थी, इसलिए वह उन्हें शांत कराते हुए बोलती है कि आंटी प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, मैं हूं ना, मेरे रहते आपको कोई छू भी नहीं सकता है। अमायरा की बातों को सुनकर दामिनी जी के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, और वह हाँ में अपना सर हिलाने लगती है। वहीं अमायरा उन्हें लेकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। दामिनी जी अभी भी बैठने में थोड़ा संकोच कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह कैसे इस मासूम सी बच्ची के साथ जाए। अगर उसकी वजह से इस बच्ची या इस बच्ची के फैमिली वालों को कोई परेशानी हुई और वह लोग मुसीबत में पड़ गए तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। उसे इस तरह बाहर खड़े देखकर अमायरा बोलती है कि आंटी आप बैठिए ना, आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? तो दामिनी जी थोड़ा संकोच करते हुए बोलती है कि नहीं बेटा, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, यही बहुत है। आप मुझे किसी ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहाँ से मैं इस शहर से दूर चली जाऊँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप और आपका परिवार किसी खतरे में आ जाए। वहीं उनकी बातों को अमायरा पहले से ही जानती थी कि वह कुछ ऐसा ही कहने वाली है। तभी अमायरा थोड़ा सैड होते हुए और अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? वैसे भी मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जा रही थी क्योंकि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है और आपका भी कोई नहीं है, तो क्या हम
एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं। मुझे भी किसी की ज़रूरत है और आपको भी किसी की ज़रूरत है। वहीं उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए दामिनी जी को दुख होता है कि इतनी प्यारी और इतनी मासूम सी बच्ची का अपना कोई नहीं है। अब उनसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। पहले तो उनका मन नहीं था कि वह इस बच्ची को खतरे में डाले, लेकिन जब वह सुना कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो उन्हें पता नहीं क्यों इस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा दुख होने लगा। वह कैसे इस बच्ची को छोड़कर जाए। पहली बार ही उन्हें देखकर इस बच्ची से अपनापन सा महसूस हो रहा था। अगर आज उसका बच्चा जिंदा होता तो अभी बिल्कुल अमायरा की तरह ही होता। यह सोचते हुए फिर से उनकी आंखों में आंसू आने लगता है, पर वह अपनी आंखों को किसी तरह मींचकर अपने आंसुओं को रोक लेती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अमायरा को परेशान करें। वह बहुत मजबूत थी, लेकिन परिस्थिति ने उन्हें ऐसा तोड़ा कि वह अपनी ज़िंदगी से हार गईं। वहीं अमायरा ने उन्हें देखते हुए बोला, प्लीज़ आंटी आप मना मत कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बेशक फिर चले जाइएगा, लेकिन जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप मेरे साथ चलिए। इस तरह सड़कों पर दर बदर भटकने से कुछ नहीं होने वाला है, बस आपकी मुसीबतें ही बढ़ेंगी। वहीं अमायरा की बातें भी दामिनी जी को सही लगती है, तो वह अब कुछ नहीं बोलती और शांति से जाकर दूसरी साइड अमायरा की गाड़ी में बैठ जाती हैं। फिर अमायरा अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देती है, लेकिन अभी वह कुछ दूर ही गई होगी। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे अचानक से उसकी गाड़ी के सामने कोई आ आया हो। वह तुरंत ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाती है और फिर वह बाहर निकलकर देखती है तो उसके सामने एक 40-45 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था। वह गाड़ी के सामने अचानक से आ गया था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, फिर भी वह लड़खड़ा रहा था। यह देखकर अमायरा को कुछ डाउट होता है। वह उसके पास जाती है और कहती है कि अंकल, आपको क्या हुआ है? क्या आपको कहीं चोट लगी है? तो वह व्यक्ति अपनी नज़रें उठाकर देखता है। वह अपने सामने अमायरा को देखकर खुश हो जाता है। यह व्यक्ति और कोई नहीं, गर्भित था, जो कि भेष बदलने में माहिर था। आज उसने फिर से अपना गेटअप चेंज कर लिया था और वह सुबह से ही अमायरा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अमायरा इन हीरे के टुकड़ों को कहीं ना कहीं बेचने जरूर जाएगी। और उसने अमायरा के घर के कुछ दूरी पर अपने लोग तैनात कर दिए थे, जिस वजह से उसे खबर मिल गई थी कि अमायरा निकल गई है और जिस ओर गई थी उस ओर गर्भित पहले से ही आकर खड़ा हो गया था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अमायरा कहीं रास्ते में रुक जाएगी। लेकिन जब वह देखता है कि अमायरा की गाड़ी आ रही है, जिसका नंबर पहले से ही गर्भित के लोगों ने गर्भित को दे दिया था, तो वह तुरंत उस गाड़ी के सामने आने की एक्टिंग करता है। वहीं उसे कुछ बोलता देखकर अमायरा फिर से पूछती है,
अंकल आपको क्या हुआ है, क्या आपको चोट लग गई है? अगर ऐसा है तो चलिए मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचा देती हूँ। उसकी बातों को सुनकर घर भी थोड़ा सकपका जाता है, क्योंकि अगर वह उसे हॉस्पिटल ले गई तो वह जान जाएगी। तो वह अमायरा से अपनी आवाज़ बदलते हुए बोलता है, अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं ठीक हूँ। वह बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आने लगा था। पिछले कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है, जिस वजह से भूख की वजह से ऐसा हो गया। वहीं अमायरा उसे बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसे एक पल नहीं लगता उस व्यक्ति के बनावटी मेकअप को पहचानने में। वह समझ चुकी थी कि यह सामने खड़ा व्यक्ति कोई और है और उसने इस तरह से अपना हुलिया बनाया हुआ है। वह भी आखिर में इस काम में बहुत ही माहिर थी और वह एक डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट थी। तो उसे तो पहले से ही पता चल गया था कि यह व्यक्ति पूरी तरह से वह नहीं है जो दिख रहा है। लेकिन उसे इतना तो ज़रूर पता चल चुका था कि इस व्यक्ति का इरादा उसे नुकसान पहुंचाना नहीं है, क्योंकि अगर नुकसान पहुंचाना होता तो जैसे ही हमारा उसके पास आती, वह कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करता जिससे अमायरा को नुकसान पहुंचता। लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन अमायरा जानना चाहती थी कि आखिर में उसका इरादा क्या है। तो वह व्यक्ति अमायरा को बोलता है कि बेटा, बस मुझे कुछ आगे तक जाना है और यहाँ देखो कोई सवारी ही नहीं मिल रही है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे दोगी? वहीं उसकी बातों को सुनकर अमायरा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। एक तो उसे पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से रास्ते में वह कांड हो गया और अब यह व्यक्ति रास्ता काट के बैठ गया। लेकिन फिर भी अमायरा को अंदेशा हो गया था कि कल उसका पीछा जो कोई कर रहा था उसका भ्रम नहीं है, शायद यह वही व्यक्ति है। वैसे भी अमायरा की सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी और वह उसे देखकर समझ चुकी थी कि यह उसके पीछे है। पर क्या कारण है जो यह उसका पीछा कर रहा है? कहीं वह उसके स्टोन को लेने के लिए तो नहीं है? लेकिन ऐसा होता तो वह पहले ही रास्ते में ही हमला कर उसके स्टोन को छीन लेता। इस तरह किसी बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके सामने क्यों आता? लेकिन फिर भी अमायरा कुछ नहीं बोलती और कहती है, ठीक है अंकल, चलिए मुझे भी देर हो रहा है, इसलिए चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। लेकिन क्या आपको उसी तरफ जाना है? जी सर, मैं जा रही हूँ। वहीं वह बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे भी उसी ओर जाना है। तभी अमायरा अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलती है, वैसे अंकल मुझे किस ओर जाना है, आपको कैसे पता चला? उसकी बातों को सुनकर अचानक से गर्भित सकपका जाता है, क्योंकि उसने तो जल्दीबाजी में यह बात बोल दी। लेकिन फिर अमायरा का पूछना भी सही था कि उसे कैसे पता चला। लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा चतुर था, उसे पता था कि अमायरा इस वक्त कहाँ जा रही है, इसलिए वह अंदाज़ा लगाकर बता देता है कि हाँ, मुझे T20 रोड की ओर जाना है। अमायरा भी उसी ओर जा रही थी, इसलिए उसे लगता है कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। वैसे भी अमायरा बिल्कुल भी उसके झलामे में आने वाली नहीं थी। उसने ऐसे पैतरे बहुत देखे थे। वह अपनी लाइफ में यूं ही माफिया डॉन नहीं बनी थी। इसलिए वह बोलती है कि ठीक है, बैठ जाइए, क्योंकि उसे पता था कि यह इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और अगर इसने कुछ किया भी तो अमायरा इतनी पावरफुल थी ही कि वह उसे जल्दी ही निपटा देती। वहीं वह दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अंदर बैठी महिला उन लोगों को देख रही है और उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज़ उसे कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी।
लेकिन फिर भी वह इस बात को इग्नोर करती है। लेकिन जैसे ही गर्भित अमायरा के साथ उसकी गाड़ी के पास आता है और उसकी नज़र उस महिला पर पड़ती है तो अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। फिर वह मन में ही सोचता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वह सही है? क्या यह दामिनी है? अगर ऐसा हुआ तो इसका इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? आखिर में वह उसके साथ क्यों बैठी है? अब गर्भित के मन में हजारों सवाल एक साथ चलने लगे थे। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर में उसके पास में बैठी महिला का अमायरा से क्या रिश्ता है, और वह ऐसे पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि अगर उसने ऐसे पूछा तो अमायरा को शक हो जाएगा। वह क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में जानना था। लेकिन अभी सही टाइम नहीं था, कहीं अमायरा उसे अपनी गाड़ी में बैठने से ही मना न कर दे। यह सोचते हुए वह अनजान बनकर ही चुपचाप जाकर पीछे की साइड में बैठ जाता है, क्योंकि वह महिला इस वक्त अमायरा की साइड में पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। गर्भित शांति से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। वहीं अमायरा गाड़ी स्टार्ट करके चल देती है। जैसे ही गाड़ी कुछ दूर आगे बढ़ती है तभी गर्भित अमायरा से पूछ लेता है, वैसे बेटा यह महिला आपके साथ कौन है? क्या यह आपकी माँ है? वहीं उनकी बातों को सुनकर अमायरा की भवें टेढ़ी हो जाती है। आखिर में इस व्यक्ति का इस महिला के बारे में पूछने का क्या इरादा है? वहीं उस महिला को फिर से उस व्यक्ति की आवाज़ें पहचानी पहचानी सी लगती है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी पहचाना हुआ नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी दामिनी जी को होने लगती है। लेकिन तभी अमायरा बोलती है कि नहीं अंकल, यह महिला मेरी माँ नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तभी गर्भित जल्दी से अपनी बात को बनाते हुए बोलता है, अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। क्या इन्हें कोई चोट आई है या इनका कोई एक्सीडेंट हो गया है? बस यही देखकर पूछ लिया था। वहीं अमायरा बोलती है कि हाँ अंकल, इनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने वाली हूँ। फिलहाल आपको जहाँ उतरना है आप मुझे बता देना। वहीं गर्भित कहता है कि ठीक है बेटा, मैं अपनी जगह पर आपको बता दूंगा। अब गाड़ी में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी ही देर में वह लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। वहीं गर्भित बोलता है कि बस बस बेटा, मुझे यहीं पर उतार दो। अमायरा एक साइड अपनी गाड़ी रोक लेती है और गर्भित चुपचाप गाड़ी से उतर जाता है। लेकिन अब भी उतरते वक्त उसकी नज़र बराबर दामिनी पर बनी हुई थी। वहीं उसकी आंखों को देखकर दामिनी को फिर से एहसास होता है कि उसने इस व्यक्ति को देखा है। अचानक ही उसके मुंह से निकलता है गर्भित। जब वह यह शब्द बोलती है, उसने बोला तो बहुत ही धीरे से था, लेकिन गर्भित के कानों में यह शब्द साफ साफ सुनाई दे जाता है और वह अब श्योर हो जाता है कि वह जो सोच रहा है बिल्कुल सही है। यह महिला और कोई नहीं, दामिनी ही है, क्योंकि अभी तक वह थोड़ा सा डाउट कर रहा था, क्योंकि दामिनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, उसका चेहरा भी सूजा हुआ था। लेकिन अब जब दामिनी ने उसे यह शब्द बोला तो वह समझ गया कि यह वो और कोई नहीं, उसकी वह प्यारी सी दोस्त है जिस पर वह अपना जान छिड़कता था। एक वक्त था जब गर्भित दामिनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वह कहीं उसकी दोस्ती ना खो दे, इस डर की वजह से उसने कभी दामिनी से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। लेकिन वह उससे बेइंतहा प्यार करता था और सिर्फ यही एक कारण था जो उसने कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया और वह आज तक दामिनी को नहीं भूल सका। उसकी नज़रें धोखा नहीं खा सकती थी। सिर्फ दामिनी के एक शब्द गर्भित बोलने में ही उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे वह सांस लेना ही भूल गया हो। वहीं
दामिनी का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता नहीं क्यों उसे गर्भित का एहसास हो रहा था, वह एहसास जो वर्षों पहले हुआ करता था। लेकिन दामिनी अपना सर झटकती है क्योंकि उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति गर्भित नहीं हो सकता है। वहीं अमायरा ने भी दामिनी के मुंह से यह आवाज़ सुना था। अमायरा को यह तो अच्छे से पता था कि उसकी माँ के और भी 3 फ्रेंड थे। उसकी माँ को मिलाकर यह टोटल 4 लोग थे जिनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खुशनुमा थी। लेकिन अचानक से इन लोगों की दोस्ती टूट जाती है और सब कुछ बिखर जाता है। वह क्या होता है आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी अमायरा यही सोच रही थी कि क्या यह गर्भित अंकल हो सकते हैं। क्या दामिनी आंटी ने ठीक पहचाना है और क्या गर्भित अंकल को पता था कि अमायरा किसकी बेटी है जिस वजह से वह उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन फिर वह इस बात से तुरंत ही नकार देती है क्योंकि यह बात कभी किसी को पता ही नहीं थी। यह बात इतनी ज़्यादा सीक्रेट थी कि उसके परिवार में भी किसी को नहीं पता थी, तो फिर इन्हें कैसे पता चल सकता है। वहीं गर्भित अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा था। वह अपनी जगह पे शून्य की तरह एकदम ही खड़ा था। उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह बोल दे कि हाँ मैं ही गर्भित हूँ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह अपना मन मारकर आगे बढ़ जाता है। वहीं दामिनी भी सोच लेती है कि यह व्यक्ति गर्भित नहीं हो सकता है क्योंकि अगर गर्भित होता तो वह उसे इस हाल में देखकर ऐसे नहीं जा सकता था। लेकिन उसे क्या पता कि उसे इस हाल में देखकर गर्भित के अंदर क्या टूट रहा है। लेकिन वह भी मजबूर था, वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब गर्भित इतनी आसानी से इनका पीछा तो छोड़ने वाला नहीं था। वहीं अमायरा चुपचाप उन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। अमायरा की नज़रें उन दोनों पर ही बनी हुई थी, पर वह कुछ कह नहीं रही थी। अमायरा वहाँ गर्भित को उतारकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देती है और वह उन्हें लेकर एक हॉस्पिटल के आगे पहुंच जाती है। जैसे ही दामिनी जी देखती हैं कि वह उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही है तो आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए बोलती है, बेटा हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं। तो अमायरा बोलती है कि आंटी जी आपको चोट लगी है, हम आपकी दवाई करवाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तभी दामिनी जी बोलती है, अरे नहीं बेटा मुझे इतनी चोट भी नहीं लगी है, बस मामूली सी चोटें हैं जो ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन अमायरा उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनती क्योंकि वह देख सकती थी कि उन्हें बाहरी से ज़्यादा अंदरूनी चोट लगी थी और अमायरा को अंदाज़ा था कि उनके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। इस वजह से वह उन्हें पूरी तरह से सेफ देखना चाहती थी। वह तुरंत ही उन्हें लेकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में उनका चेकअप हो रहा था। दामिनी जी को डर लग रहा था कि वह लोग कहीं उस छोटी बच्ची को कुछ बता न दे, इसलिए दामिनी जी डॉक्टर से बोलती हैं कि मैडम प्लीज़ आप मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह बाहर छोटी बच्ची को नहीं बताइएगा वरना उसे सुनकर तकलीफ होगी। तभी वह महिला डॉक्टर दामिनी जी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है फिर भी आप बोल रही हैं कि मैं इसे छुपा लूं। दामिनी जी अपना चेहरा लटका लेती हैं और वह थोड़ा संकुचाते हुए कहती हैं कि यह मेरी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि उस बच्ची को मेरे बारे में जानकर तकलीफ़ हो। उसे मैं कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। वैसे भी उसने मेरी बहुत मदद की है, इंसानियत के नाते उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं उसके इस कर्ज को कभी नहीं उतार पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ उन्हें कुछ ना बताइए। डॉक्टर दामिनी जी की परेशानी को समझ सकती थी
लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उनका दिल भी एक महिला का ही था, इसलिए वह उनके दर्द और तकलीफ़ों को समझ सकती थी। वह देख सकती थी कि दामिनी जी के साथ ज़बरदस्ती हुआ है और वह भी बहुत बुरी तरह से। उनके शरीर पर चोटें और जख्मों के निशान थे, जिसे दामिनी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से ढक रखा था, लेकिन फिर भी देखने वालों की आंखों से वह छुप नहीं सकता था। और शायद यही चीज़ अमायरा भी देख चुकी थी, जो वह उन्हें यहाँ लेकर आई थी। दामिनी जी को थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि अमायरा को उसके बारे में सब कुछ पता होगा। वह तो अब भी यही जानती थी कि वह छोटी बच्ची अभी उनसे बिल्कुल अनजान है, जिस वजह से वह उस छोटी बच्ची को मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी। वैसे भी वह जितनी हेल्प कर रही थी उतना उनके लिए बहुत था। आज के ज़माने में जहाँ अपने ही मुंह मोड़ लिए हैं, वहाँ वह अनजानी बच्ची ने उनके लिए इतना सब कुछ किया। इस बात से वह और भी ज़्यादा अमायरा को किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहती थी। वहीं कुछ देर बाद उनका ट्रीटमेंट करने के बाद वह महिला डॉक्टर बाहर आती हैं। जैसे ही अमायरा देखती है कि वह लेडीज़ डॉक्टर बाहर आ रही हैं, तो वह तुरंत आगे बढ़कर उनसे पूछती हैं, डॉक्टर क्या सब कुछ ठीक है? क्या आंटी जी ठीक हैं? उनकी इंजरी कितनी ज़्यादा है? यह बात सुनकर महिला डॉक्टर को समझ नहीं आता कि वह अमायरा से क्या कहे, क्योंकि अंदर वो महिला उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कुछ ना बताने के लिए, और वहीं अमायरा उनसे पूछ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वहीं डॉक्टर को इस तरह से सोचता हुआ देखकर अमायरा समझ जाती है कि अंदर क्या हुआ होगा। तभी अमायरा बोलती है कि आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, मैं उनकी चोटों को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ होगा, इसलिए आप मुझे बिना कुछ छुपाए साफ साफ बताइए। मैं उनसे कुछ नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे कुछ बताया है। अमायरा की बातों को सुनकर डॉक्टर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि अगर वह उनकी इंजरी के बारे में अमायरा को नहीं बताएंगी तो हो सकता है वह ठीक से अपना ट्रीटमेंट न करवा पाए और आगे उन्हें दिक्कत होने लगे। फिलहाल डॉक्टर को तो यह नहीं पता था कि इस लड़की के साथ उस महिला का क्या रिश्ता है, लेकिन इस लड़की का केयर देखकर उनका दिल नहीं किया कि वह बिना कुछ छिपाए सारी बात अमायरा को बता देती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ कुछ दिन उनका ध्यान रखिए। मुझे नहीं पता कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन आपने इंसानियत के नाते जो भी कुछ किया है, यह देखकर मेरा दिल आपको सैल्यूट करने का कर रहा है। आजकल ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं जो किसी के लिए कुछ करे। वहीं अमायरा उनकी बातों को सुनकर अब तक समझ जाती है कि अंदर उस महिला ने ज़रूर कुछ इनसे कहा होगा, जो इन्हें इतना तो अंदाज़ा लग चुका है कि उनका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अमायरा उस डॉक्टर से कहती है कि नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है, हम भी इंसान हैं और हमें वक्त पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी एक छोटे से बढ़ाए गए कदम से किसी की ज़िंदगी बदल जाने वाली है, और अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें अपना वह कदम ज़रूर आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आती है और वह बोलती है, बच्चा आपकी तरह सब सोचने लगे तो इस दुनिया को बदलने में देर नहीं लगेगी। आप जैसा सबका नज़रिया हो जाए तो फिर यह दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा कुछ नहीं बोलती, वह बस डॉक्टर को देखती रहती है, क्योंकि उनकी बात भी बिल्कुल सही थी। पर ऐसा कभी कोई नहीं करता है। बुरी आदतें तो सभी जल्दी से अपना लेते हैं, लेकिन अच्छी आदतों को कोई भी आगे बढ़कर एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। फिलहाल अमायरा कुछ नहीं कर सकती थी। वह डॉक्टर से विदा लेकर अंदर रूम में जाती है और वह पूछती है कि आंटी अब आप ठीक हैं? वहीं
अमायरा को अपने सामने देखकर दामिनी जी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बोलती हैं, हाँ बच्चा मैं ठीक हूँ, चलो अब हम चलते हैं। फिलहाल दामिनी जी को एडमिट नहीं किया गया था, बस यह नॉर्मल सा चेकअप था, जिस वजह से उन्हें किसी भी तरह की चार्जशीट नहीं बनवानी थी। अमायरा उनके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर तुरंत ही मानिक चंद के लिए से मिलने के लिए निकल जाती है। इस वक्त दामिनी जी भी उनके साथ थी। फिलहाल थोड़ी दूर जाने पर ही उनकी शॉप आ गई थी, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ा। अमायरा ने कहा कि आंटी क्या आप मेरे साथ चलेंगी? अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप चल सकती हैं, लेकिन अगर जाने का मन ना हो तो आप कुछ देर गाड़ी में ही आराम कीजिए। वैसे मुझे लगता है कि आपको थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करना चाहिए, मैं बस जल्दी ही आ जाऊँगी। उसकी बातों को सुनकर दामिनी जी को भी लगता है कि बच्ची किसी काम से जा रही होगी, वह वहाँ जाकर क्या करेगी। और वैसे भी उसके शरीर में इतनी चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उसे हल्का दर्द भी हो रहा था। अभी तक वह खुद को सब्र दिए हुए बैठी थी, लेकिन अब उनसे सब्र नहीं हो रहा था। वह सोचती है कि जब तक अमायरा वहाँ जाती है, क्यों ना वह थोड़ी देर इसे यहीं पर आराम कर लेंगी। यह सोचते हुए वह अमायरा की ओर देखकर बोलती है कि बच्चा अगर ठीक लगे तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। वहीं अमायरा चाहती थी कि दामिनी जी वहीं रुक जाएं, क्योंकि वह देख सकती थी कि उन्हें कितनी चोट लगी है और उन्हें दर्द भी हो रहा होगा। यह अमायरा अच्छे से समझ सकती है, लेकिन जब दामिनी जी ने खुद वहीं रुकना चुना है तो यह उसके लिए और भी अच्छी बात है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है आंटी जी, आप यहाँ रेस्ट करिए, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। इतना बोलकर वह उन्हें वहाँ छोड़कर गाड़ी से बाहर निकल शॉप की ओर आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, तभी गेट कीपर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि क्या आप शॉपिंग करने आई हैं? अगर मैडम आप शॉपिंग करने आई हैं तो उस दरवाजे से जाइए, यह शॉपिंग करने के लिए नहीं है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा उन्हें घूर कर देखती है और फिर बोलती है कि हाँ मुझे पता है, और मैं जहाँ जा रही हूँ बिल्कुल सही जगह पर जा रही हूँ। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं। भला इस और वहाँ इस छोटी बच्ची को जाने का क्या काम है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था जहाँ अमायरा जाने की बात कर रही है वह कोई शॉपिंग हॉल नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लेन देन किया जाता था। वो भी किसी आम चीज़ का नहीं, बल्कि डायमंड का। तो इस छोटी बच्ची का वहाँ क्या काम है? लेकिन तभी अमायरा बोलती है कि आप लोग मेरे रास्ते से हटिए, मुझे यहाँ कुछ बेचना है। उसकी बातों को सुनकर अब उन लोगों को अंदाज़ा लग गया था कि शायद वह सही जगह जा रही है, वह लोग ही बेकार का सोच रहे हैं। फिर वह उसे अंदर जाने देते हैं। थोड़ी ही देर में अमायरा अंदर जाती है। वह देखती है कि वहाँ बहुत सारे वर्कर लगे हुए हैं जो अपने कामों में लगे हुए थे। वहाँ बहुत सारे डायमंड रखे हुए थे जो एक से बढ़कर एक थे, जिसे कोई भी देखता तो बस एक पल देखता ही रह जाता था। हरे, नीले, गुलाबी, रेड, हर तरह के डायमंड थे जो बहुत ही ज़्यादा कीमती थे। यह एरिया किसी भी आम इंसानों के आने के लिए बंद था। वहीं जैसे ही अंदर के वर्कर एक छोटी लड़की को वहां आते हुए देखते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। तभी वहां का एक कैंडिडेट आगे बढ़कर अमायरा के पास आता है और बोलता है कि ए छोटी लड़की, तुम यहाँ कहाँ आ गई हो? तुम शायद भूल से यहाँ आ गई हो। शॉपिंग करने के लिए यह एरिया नहीं है, तुम उस साइड जाओ। उसकी बातों को सुनकर अमायरा उसे देखने लगती है। वहीं अमायरा की आंखों को देखकर एक बार के लिए उस व्यक्ति के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, क्योंकि इस समय अमायरा की आंखों में ठंडक थी।
अमायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जो देखो वही उसे रोक देता है। छोटी लड़की सुनकर तो अमायरा का कान पक गया था। वैसे वह अपने पिछले एज में पूरे 27 सालों की हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त वह 18 साल की एक छोटी लड़की थी। इस वजह से उन्हें इन सब की बातें बर्दाश्त करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वह मानसिक तौर से पूरी तरह से परिपक्व थी। लेकिन वह इन लोगों से यह बात कह तो नहीं सकती थी। वह गुस्से से उसकी ओर देखती है और बोलती है कि मुझे पता है मुझे कहाँ आना है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ऐसी रूड वॉइस को सुनकर उस आदमी को अच्छा नहीं लगता है और वह थोड़ा गुस्से और नाराज़गी के साथ बोलता है कि छोटी लड़की, तुम बहुत रूड हो, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ बता दूँ, यह कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, इसलिए तुम अपना रास्ता नापो और यहाँ से जाओ, इससे पहले कि कोई तमाशा हो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ की शांति भंग हो और तुम यहाँ आने के लिए कैपेबल नहीं हो। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपनी आंखें टेढ़ी कर लेती है और वह उसे घूरते हुए देखकर बोलती है, तो बताओ तो ज़रा, यहाँ आने के लिए कौन लोग कैपेबल होते हैं? वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम स्टोर के मैनेजर को बुलाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एक पल के लिए तो उस व्यक्ति की आंखों में डर आ जाता है। क्या इस लड़की को पता है कि इस स्टोर का मैनेजर कौन है? क्या यह बेवकूफ़ लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? वह यहाँ के मालिक हैं और वह कितने ज़्यादा डरावने और कितने ज़्यादा गुस्सैल किस्म के हैं। फिर अचानक से उसके मन में आता है, क्या यह लड़की कहीं उन्हें सेड्यूस करने तो नहीं आई है? फिर तभी वह तुरंत ही अपना मन झटक देता है, अरे नहीं नहीं, यह कितनी छोटी है और वह एज में इनसे कितने बड़े हैं। लेकिन फिर वह दूसरे ही पल सोचता है, अरे आजकल कौन एज देखता है, बस पैसा ही सबके लिए है। यह सोचते हुए अब वह अमायरा को नफरत की नज़र से देखने लगता है। वहीं अमायरा उसकी हर एक नज़र को अच्छे से पढ़ सकती थी। उसे इस वक्त उसकी सोच पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह इसी वक्त उसकी आंखें फोड़ दे, लेकिन वह यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती है, इसलिए वह तुरंत ही उससे अपने कठोर आवाज़ में बोलती है कि इस तरह खड़े होकर मेरा मुंह घूरने से अच्छा है कि तुम उस स्टोर मैनेजर को बुला दो। उसका यह लैंग्वेज सुनकर एक पल के लिए तो सामने खड़े उस व्यक्ति को आश्चर्य होता है, यह छोटी लड़की कैसे बोल रही है। आज तक उन लोगों की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने मालिक को नज़र उठाकर देख सके। उनका मालिक इतना ज़्यादा खूंखार और डरावना है। देखने में वह ऐसा नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है। देखने में तो वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह, लेकिन वह नेचर से बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। वह कभी किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता है। लेकिन तभी अमायरा उसे अब भी यहीं खड़ा देखकर फिर से नाराज़ होते हुए बोलती है, क्या तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है? उसकी इतनी कठोर बातों को सुनकर अब उस व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है। वह बोलता है, ए लड़की, तुम यहाँ बकवास मत करो और चुपचाप यहाँ से जाओ। वहीं अमायरा उससे बोलती है कि यह बार बार तुम ये लड़की क्या लगा के रखे हो, जो बोल रही हूँ वो करो, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। वहीं अमायरा की ऐसी बातों को सुनकर एक पल के लिए तो वह अवाक सा रह जाता है। सामने खड़ी छोटी सी लड़की उसे अंजाम दिखा रही है। उसे नहीं पता है कि वह यहाँ का कोई सर्वेंट नहीं है, बल्कि वह यहाँ का करता धरता है। वह ही यहाँ के सारे चीज़ों को देखता है और यह उसे एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। वह व्यक्ति गुस्से से अमायरा की ओर देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो बोलो क्या काम है, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। वहीं अमायरा उसे अपनी आंखें छोटी करके बोलती है कि ओह, तुम यहाँ के मैनेजर हो, तो जाओ जाकर मैनेजर अपने मालिक को बुलाओ। उसकी बातों को सुनकर अब वह व्यक्ति फिर से अवाक रह जाता है। यह लड़की कितनी जल्दी अपना रंग बदलती है। अभी तो मैनेजर की गुहार लगा रही थी और अब यह क्या बोल रही है। वहीं अमायरा को उसके इस तरह देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह अब भी उसकी आंखों को घूर कर देखे जा रही थी। वहीं
उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लड़की को कैसे बाहर निकाले। अगर उसका मालिक यहाँ आ गया तो उसकी खैर नहीं। यह लड़की बिना मतलब के तमाशा बना रही है। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, देखो इस तरह तमाशा न बनाओ, तुम उनसे नहीं मिल सकती हो, वह ऐसे सबसे नहीं मिलते हैं, अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो उनसे अपॉइंटमेंट लो। तभी हमारा हंसते हुए बोलती है कि ओह, तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो कहीं के प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई बड़े डॉक्टर हैं जिससे मुझे उनका अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ आना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर वह आदमी आश्चर्य से देखता है और बोलता है, लड़की तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, मैंने कहा ना कि वह ऐसे सबसे नहीं मिलते हैं। कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा और कहेगा कि तुम्हारे मालिक से मिलना है, तो क्या मैं उन सबको उनसे मिलाता फिरूंगा। वहीं हमारा गुस्से से बोलती है कि अपनी ज़बान सुधार कर बोलो, मैं कोई भी नहीं हूँ, जाओ जाकर अपने मालिक से बोल दो कि वह पिछले कई दिनों से जिसे ढूंढ रहा है, अगर उससे मिलना है तो वह आकर मुझसे बातें करे, और अगर उसने यह मौका खो दिया तो आई स्वेयर लाइफ में वह उससे कभी नहीं मिल पाएगा। उसकी बातों को सुनकर मैनेजर को समझ नहीं आता है कि वह क्या बोले और उसके मालिक को किससे मिलना है। यह बात तो उसे नहीं पता है। वह सोचता है कि यह लड़की ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही है जिससे कि उसका मालिक उससे मिलने के लिए आ जाए, लेकिन वह इतना बेवकूफ़ नहीं है। वह उसके ऊपर हंसते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम बोलोगी और मैं तुम्हारी बातों को मान लूँगा। तुम जैसे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, इसलिए तुम हमारा टाइम न ख़राब करो और यहाँ से शांति से निकल जाओ। ऐसे भी हम तुम्हारी तरह फ्री नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। उसकी बातों को सुनकर अब मायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि यह सामने वाले व्यक्ति का मुंह तोड़ दे। वह बराबर इससे बहस कर रहा था। अब तक में तो वह उसे बुलाकर भी आ जाता, लेकिन इसकी ज़बान कुछ ज़्यादा चल रही है। तभी हमारा गुस्से से कहती है कि अगर तुमने अब एक लफ्ज़ भी और बोला तो मुझे वक्त नहीं लगेगा तुम्हारी ज़बान खींचकर तुम्हारे हाथ में रखने की। यह बात उसने इतने स्ट्रिक्ट टोन में कहा था कि एक पल के लिए तो सामने खड़े उस व्यक्ति के शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। उसे नहीं लगा था कि उसके सामने खड़ी लड़की इतने ज़्यादा गुस्से वाली है। इस वक्त उसके पास से निकल रहा और बहुत ही खतरनाक एहसास दिला रहा था। इस वक्त उसे इस लड़की में अपना मालिक दिखाई दे रहा था, जो बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अब भी वहीं पर खड़ा था। तभी अमायरा की गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में जाती है कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर अपने बॉस को यहाँ बुलाकर नहीं आए तो तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। और हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से बता दूँ कि मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी शांति से, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, पर तुम्हारा बॉस तुम्हारी जान ले लेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितनी बड़ी भूल करने वाले हो। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बॉस किसी को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा है। जो चीज़ तुम्हें नहीं पता है तो जाओ जाकर बस तुम उसे बोलो कि वह जिसे इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा है उससे मिलने का बस एक लास्ट चांस है। अगर वह मिलना चाहता है तो तुरंत मेरे पास आ जाए, वरना फिर ज़िंदगी में उसे रिग्रेट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसकी बातों को सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या वह अपने बॉस के पास जाए, लेकिन अगर उसकी बोली गई बात झूठ होगा तो उसका सब बॉस तो उसका सर ही कलम कर देगा। यार, अजीब सी मुसीबत है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। लेकिन सामने खड़ी यह लड़की भी कुछ कम नहीं थी, उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरा रही थी। वह क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वह सोचता है कि कहीं अगर यह लड़की सच बोल रही होगी और उसके बॉस को पता चला तो उसकी जान तो उसका बॉस निकाल ही लेगा। यह सोचकर वह फिलहाल उसे बताना ही सही समझता है। वह सोचता है कि सिर्फ वह उसे बता देगा
अगर उसके बॉस को मिलना होगा तो आएगा, नहीं मिलना होगा और उसे थोड़ा बहुत बुरा लगेगा तो वह उसे डांट कर छोड़ देगा, लेकिन यह लड़की उसका पीछा तो छोड़ देगी। यही सोचकर वह अमायरा को घूर कर देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं आता हूँ, लेकिन लड़की तुम यहाँ से कहीं इधर उधर मत जाना। और हाँ, यहाँ रखी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाना। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि इसके चुटिया वाले बालों को पकड़कर वह उसे यहीं पटक पटक कर मारे, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। फिलहाल वह अपने आप को शांत करती है और साइड में जाकर सोफे पे बैठ जाती है। अब वह बस इंतज़ार कर सकती थी। वहीं वह आदमी तुरंत ही अंदर की ओर जाता है। वह इस वक्त काफ़ी जल्दी जल्दी से जा रहा था, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि अमायरा कहीं कुछ नुकसान कर देगी तो उसका सारा खामियाजा उसे ही भरना पड़ेगा। वह जल्दी ही अपने बॉस के केबिन के बाहर आ जाता है और वह केबिन के बाहर से ही नॉक करता है। खटखटाहट की आवाज़ सुनकर उसका बॉस कमिंग बोलता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा हट्टा कट्टा सा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो इस वक्त अपनी लैपटॉप पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए कुछ काम कर रहा था। वहीं वह जैसे ही अंदर आता है तो अपने बॉस के पास से निकल रहे उसके ठंडे ऑरे से ही उसे डर लगने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। वह आ तो गया, लेकिन वह क्या बताए, कहीं उसके बॉस को गुस्सा आ गया तो वह डेविल उसे छोड़ने वाला नहीं है। जब सामने बैठा व्यक्ति देखता है कि वह कुछ नहीं बोल रहा है तो वह गुस्से से अपनी नज़रें उठाता है और बोलता है, क्या तुम यहाँ मेरा मुंह देखने आए थे? क्या तुमने मुझ जैसा खूबसूरत व्यक्ति कभी नहीं देखा है? या तुम्हें कुछ काम है? अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो ऐसा करो, रिजाइन करो और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि मुझे ऐसे फालतू के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम फ्री का ही पगार लेते हो, इसलिए यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और यहाँ से निकल जाओ। उसकी बातों को सुनकर वह बेचारा घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ कुछ काम से आया हूँ। यह बोलते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वहीं वह व्यक्ति इस खड़े अपने मैनेजर से इरिटेट हो गया था, जिस वजह से वह गुस्से से बोलता है कि ठीक है, जो काम है उसे बोलो। तो वह हकलाते हुए बताता है, बॉस वहाँ बाहर एक छोटी लड़की आई है, वह आपसे मिलने की जिद कर रही है। वहीं उसकी बातों को सुनकर अब उसके बॉस को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए देखता है और कहता है कि कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर आएगा और मुझसे मिलने के लिए कहेगा तो तुम मुंह उठाकर यहाँ मुझे बुलाने के लिए चले आओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। वहीं उसकी बातों को सुनकर बेचारा मैनेजर तो काँप जाता है। अब उसकी क्या गलती है? वहाँ वह लड़की जिद करके बैठी है और यहाँ यह तो जान से ही मारने की धमकी देते फिरते हैं। वह अभी भी उन्हें घूर रहा था। तभी मानिकचंद को गुस्सा आता है और वह उसकी ओर देखते हुए बोलता है, बेवकूफ़ इंसान, तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं तुम्हारी जान निकाल लूँ? तभी वह बेचारा डरते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि उस लड़की ने क्या कहा था। तो वह जल्दी से पीछे मुड़कर बोलता है, बॉस, उस लड़की ने कहा था कि आप जिसे बेसब्री से ढूंढ रहे हैं, अगर आपको उनसे मिलना है तो 5 मिनट के अंदर आकर उससे मिलिए, वरना फिर भूल जाइएगा कि कभी आप उससे मिल भी पाएंगे और आपके पास रिग्रेट करने का भी मौका नहीं बचेगा। उसकी बातों को सुनकर इस वक्त जो उसका हाथ कीपैड पर टाइप कर रहा था तुरंत ही रुक जाता है और वह आश्चर्य से अपने सामने खड़े अपने मैनेजर को देखने लगता है। उसकी भौहें छोटी हो गई थी। वह आंखें छोटी कर उसे घूर रहा था और बोलता है, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। वहीं उस बेचारे को अपने बॉस की ऐसी आवाज़ सुनकर ऐसा महसूस होता है कि उसके रीढ़ की हड्डी तक सिकुड़ गई है। उसे इस वक्त
मौत जैसा डर लग रहा था। क्या उसने कोई गलती कर दी, यह बात कह के। फिर उसे याद आता है कि उसने कहा था कि 5 मिनट के अंदर। आखिर में उसके बॉस को कोई ऐसे कैसे बुला सकता है। वह कितना बड़ा गधा गधा है या कितना बड़ा बेवकूफ़ है। उसे उस लड़की की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था। वहीं जब मानिक देखता है कि वह कुछ बोलने के मूड में नहीं है तो वह गुस्से से बोलता है कि मैंने कहा कि क्या कहा, तुम अपनी बातों को रिपीट करो। उसके इस गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर वह जल्दी जल्दी तोते की तरह वही बात रिपीट कर देता है। और जैसे ही वह सुनता है कि वह जिसे इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा है, यह शब्द सुनते ही उसकी भौहें छोटी हो जाती है। भला यह बात उस लड़की को कैसे पता चली कि वह किसी को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा है। यह बात तो सिर्फ वही जानता है। क्या कोई उसके मन की बातों को सुन सकता है? क्या कोई ऐसा है जो उसके मन के अंदर झांक कर देख सकता है? यह बात तो आज तक उसने कभी किसी को नहीं बताया। यह बात तो आज तक उसने खुद को भी नहीं पता चलने दी। तो फिर यह कौन लड़की है जो अचानक से उसके सामने ऐसे प्रकट हो गई और उसे यह भी पता है कि वह किसी को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा है। यह सोचते हुए वह तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और बोलता है, कहाँ है वो लड़की, मुझे तुरंत उससे मिलाओ। इतना बोलकर वह अपनी जगह से उठकर तुरंत ही केबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं उसे ऐसा जाता हुआ देखकर बेचारे मैनेजर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। क्या उसका बॉस किसी लड़की के बुलाने पर इस तरह से जा रहा है? क्या उसका बॉस पागल हो गया है या वह पागल हो गया है? क्या उसके बॉस को ज़रूर किसी की ज़रूरत है? क्या उसका बॉस सच में किसी को ढूंढ रहा है जिसके बारे में उसे नहीं पता है? तो फिर उस लड़की को कैसे पता चला? पता नहीं कितने सारे सवाल उसके मन में इस समय चल रहे थे, पर उसका उत्तर उसके पास नहीं था। वहीं जैसे ही उसे होश आता है कि उसका बॉस तो बाहर जा चुका है और वो यहीं है, यह सोचकर वह जल्दी से दौड़कर बाहर की ओर भागते हुए निकलता है। अगर 1 मिनट की भी लेट हुई तो उसकी जान जाना तो पक्का है। वह तुरंत ही भागते भागते अपने बॉस के पास पहुंचता है और आगे आगे चलने लगता है। थोड़ी ही देर में वह लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां अमायरा बहुत ही आराम से अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी क्वीन की तरह बैठी हुई थी। जैसे ही मैनेजर की नज़र उस पर पड़ती है तो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह वहाँ पर बैठी किसी छोटी प्यारी लड़की की तरह नहीं बल्कि किसी एक डेविल क्वीन की तरह लग रही थी। वह तुरंत ही अपने बॉस की तरफ देखते हुए इशारा करता है कि यह वही लड़की है। वहीं जैसे ही मानिक उस तरफ नजरें घुमाकर देखता है तो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? क्या मानिकचंद उससे बात करने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या मानिकचंद उसकी शर्तों को मानेगा? क्या अमायरा मानिकचंद को बता देगी कि वह लड़की कौन है जिसे वह ढूंढ रहा है? और क्या अमायरा के साथ काम करने के लिए मानिकचंद तैयार हो जाएगा? और क्या दामिनी जी को पता चल पाएगा कि जिस लड़की ने उन्हें बचाया वह और कोई नहीं बल्कि उनकी जिगरी दोस्त की बेटी है, जिसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो उसकी बहन के समान थी? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।